आप एक ऐसे प्लेन पर सफर कर रहे हैं जो अटलांटिक ओशन के ऊपर पूरे 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा है और जहां आपके नीचे बस खोलता हुआ समंदर का गहरा ठंडा पानी है। आपका प्लेन अपनी मंजिल से बस 2700 किलोमीटर दूर है और वहीं आपको मालूम पड़ता है कि आपके जहाज का फ्यूल खत्म हो चुका है। तो सोचें आपके साथ बाकी पैसेंजर्स का क्या होगा जो आपके साथ ही जहाज में सफर कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 के साथ जो टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये जहाज ओशन के उस हिस्से पर उड़ रहा था जहां दूर दूर तक जमीन नजर ही नहीं आती और यहाँ पर 2001 में जब टोरंटो एयरपोर्ट पर एयर ट्रांजिट E33 को टोरंटो से लिस्बन भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था। ये 7 घंटों की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, इसीलिए जहाज की कैपेसिटी के हिसाब से इसमें 48 मैट्रिक टन फ्यूल डाला जा रहा था जो टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए काफी था। इस फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट्स में 13 क्रू मेंबर थे जिन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो रास्ते में किस आफत से उलझने वाले हैं। फ्लाइट कैप्टन 48 साल सीनियर ऑफिसर रॉबर्ट पेशे थे जिनको 16,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। सेकंड पायलट डार्क डिगर थे और इनके पास भी पूरे 5,000 घंटे फ्लाइट संभालने का एक्सपीरियंस था। जहाज की बात की जाए तो ये उस वक्त का एयरबस का सबसे एडवांस मॉडल था जो लगभग सिर्फ 2 ही साल पुराना था। ओवरऑल बात ये थी कि उस वक्त ना ही पायलट्स के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही जहाज में किसी किस्म का कोई फॉल्ट था। रूटीन के मुताबिक सब कुछ ठीक लग रहा था और इसी तरह तमाम फ्लाइट चेक्स कंप्लीट करने के बाद पायलट ने ATC की परमिशन से फ्लाइट को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के फौरन बाद पायलट्स ने जहाज का रुख अटलांटिक ओशन के उस पार अपनी मंजिल की तरफ कर दिया। कुछ ही मिनटों में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर यानी 39,000 फीट तक चला गया। नॉर्मली ऐसी लंबी फ्लाइट्स पर पायलट्स को मैनुअली जहाज कंट्रोल नहीं करना पड़ता क्योंकि जहाज का लगभग 80% कंट्रोल जहाज में लगा हुआ ऑटो पायलट सिस्टम खुद कर लेता है। पायलट सिर्फ जहाज में इंडिकेशन को मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल रूम को अपनी लोकेशन अपडेट करते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए 4 घंटे गुजर गए थे लेकिन अभी तक सब कुछ ही नॉर्मल चल रहा था। जहाज के सभी पैसेंजर्स भी रात होने की वजह से गहरी नींद में सोए हुए थे। जहाज अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर पर पहुंच चुका था और यही वो वक्त था जब जहाज के ऑटो पायलट सिस्टम ने एक अजीब सा वार्निंग सिग्नल देना शुरू कर दिया। इस वार्निंग में मॉनिटर पर एक अजीब सी रीडिंग नजर आ रही थी जिससे जहाज के राइट विंग के इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था। ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो नजर आ रहा था। इस तरह का एरर पायलट्स ने अपनी फील्ड में पहली दफा देखा था। दोनों पायलट्स ने फौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज टेक ऑफ कर लेता है तो वक्त के साथ साथ ऑयल टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पूरे 4 घंटे गुजर गए थे लेकिन यहाँ वो लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं लग रहा था और बदकिस्मती से इन्हें जहाज के मैनुअल बुक में भी ऐसा कुछ नहीं मिल सका क्योंकि पायलट किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए दोनों पायलट ने एयर कनाडा की एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में बताया लेकिन इन्हें भी इस बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। इवन जहाज के राइट इंजन में फ्यूल की गलत रीडिंग शो हो रही थी पर जहाज की उड़ान में अभी तक किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं आया था और इसी वजह से दोनों पायलट भी यही सोचकर रिलैक्स हो गए थे कि शायद जहाज का कोई फ्यूल इंडिकेटर सेंसर फ्यूल की गलत रीडिंग दे रहा है और इसी वजह से पायलट को लगा कि कोई खतरे की बात नहीं। इसलिए पायलट ने इस वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन को जहाज पर एक दूसरा वार्निंग सिग्नल मिला और ये वार्निंग ऑयल प्रेशर के रिलेटेड नहीं थी बल्कि फ्यूल के रिलेटेड थी। नॉर्मली कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके दोनों विंग्स में बराबर डाला जाता है ताकि सफर के दौरान जहाज का बैलेंस एक जैसा रहे, लेकिन यहाँ नोटिस किया जा रहा था कि फ्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं है और राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट के मुकाबले बहुत कम है। ऐसी सिचुएशन में भी जहाज का कंट्रोल पायलट के हाथों में ही होता है क्योंकि इस मसले को फ्लाइट के दौरान ही ठीक किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को ठीक करने के लिए दोनों विंग्स के क्रूज फीड वाल्व खोल दिए जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में पहुंचना शुरू हो गया और इसी तरह दोनों फ्यूल टैंक की क्वांटिटी बराबर हो गई। अगले 10 मिनटों तक ऐसा लगता था जैसे सब कुछ ठीक हो गया, मगर उसके बाद जहाज की तरफ से एक आखिरी वार्निंग मिली जिसका मतलब था नो फ्यूल। ये सिग्नल कोई भी पायलट अपनी ड्यूटी में फेस नहीं करना चाहता
और वो भी एक ऐसे जहाज में जो पूरी तरह से बस पैसेंजर से भरा हुआ था। लेकिन पायलट समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमेशा राइट फ्यूल टैंक ही खत्म क्यों हो रहा है, और अब दोनों विंग्स के फ्यूल को मिलाकर भी इतना फ्यूल बाकी नहीं कि जिससे लिस्बन तक पहुंचा जा सके। दोनों पायलट जिस चीज को शुरू में इग्नोर कर रहे थे, अब उनके लिए मामला बहुत सीरियस हो चुका था, क्योंकि जहाज को अब समंदर के बीचों बीच डाइवर्ट करने के ज्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। हकीकत में उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो था अज़ोर्स एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी सी जगह पर बना हुआ है, जिसको टरसेरा आइलैंड कहा जाता है। और तभी कैप्टन ने बिना सोचे समझे सेंटा मेरिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और इन्हें बताया कि वो इस एरिया में फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक पायलट खुद नहीं जानता था कि जहाज में जो फ्यूल बचा है उससे वो इस आइलैंड तक पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जहाज में सिर्फ 7 टन फ्यूल बचा था। वैसे तो ये फ्यूल बहुत ज्यादा है, मगर ये फ्यूल A33 के फ्यूल कैपेसिटी का 6% हिस्सा भी नहीं था, और वो भी बहुत तेजी से कम होता जा रहा था। लेकिन अब ये जानना था कि फ्यूल आखिर कम क्यों हो रहा है। क्या इस बार भी कोई फॉल्टी सेंसर अपनी रीडिंग गलत दे रहा है, या फिर सचमुच ही फ्यूल कम हो रहा है। इस तरह फ्यूल का कम होना सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन था कि फ्यूल कहीं ना कहीं से भारी क्वांटिटी में लीक हो रहा है। लेकिन रात के अंधेरे में और बादलों से घिरे हुए जहाज को बाहर से मॉनिटर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और अब कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। कैप्टन को बिल्कुल क्लियर हो गया था कि फ्यूल कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बच जाएगा, जिससे अज़ोर्स एयरपोर्ट तक पहुंचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। इस दौरान दोनों पायलट लगातार मेंटेनेंस यूनिट और एयर कंट्रोल ट्रैफिक से राब्ते में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शन जारी की कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज को 39,000 फीट से 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लेकर आए। लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया, और इसकी वजह ये थी कि पायलट का मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो जाती है तो जहाज को वापस ऊपर लेकर जाना पॉसिबल नहीं होगा। एटलीस्ट उनके पास 39,000 फीट पर ग्लाइड करने का ऑप्शन तो बाकी रह जाएगा। अगले चंद मिनटों में सारे शक दूर हो गए जब जहाज के राइट इंजन में फ्यूल लीकेज की वजह से आग भड़क उठी, और देखते ही देखते जहाज में बैठे सभी पैसेंजर्स में भागदौड़ मच गई। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और बस एक इंजन बचा था, इसलिए एक इंजन के साथ जहाज को बैलेंस करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जहाज का एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो गया, और दूसरी तरफ टरसेरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू ने सभी को अलर्ट कर दिया था। जहाज जो अभी भी टरसेरा एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था, उसमें अब सिर्फ 600 केजी फ्यूल बचा था, और इतने में वही हुआ जिसका डर सभी पैसेंजर्स को लग रहा था। जहाज का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट में चलने की वजह से चल गया, और उसमें भी आग लग गई, और अब ये फ्लाइट बगैर किसी इंजन के ओशन पर हवा में ग्लाइड कर रही थी। और यहाँ पर कैप्टन का जहाज को 20,000 फीट तक ड्रॉप ना करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद पड़ने की वजह से जहाज में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। बस जहाज के कुछ ही मॉनिटर चल रहे थे, जो जहाज के ऑटोमेटिक टरबाइन सिस्टम से कनेक्ट थे, जो हवा की स्पीड से घूमकर थोड़ी बहुत बिजली जनरेट कर रहे थे। टरसेरा एयरपोर्ट अब जहाज से 120 किलोमीटर दूर रह गया था, और जहाज 30,000 फीट नीचे आ गया था। प्लेन अब 9,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था, और कैप्टन को अब ये फासला जहाज को इसी तरह ग्लाइड करवाकर मुकम्मल करना था। सभी पैसेंजर्स में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, जो किसी बड़ी आफत की तरफ इशारा कर रही थी। सीनियर पायलट के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। पहला तो ये था कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता तो उसको ओशन में ही लैंड करवाना पड़ेगा, और इसी वजह से जहाज में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स को भी पानी में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। ओशन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक थी। अगर तो पैसेंजर्स समंदर में लैंड होते वक्त हादसे से बच भी जाते तो वो पानी में डूब सकते थे, और अगर पानी में नहीं भी डूबते तो ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते थे और उनकी मौत हो सकती थी। नॉर्मली जहाज को इंजन के बगैर हाइट पर ग्लाइड करवाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त सब कुछ प्लेन के मैनुअल कंट्रोल पर चला जाता है, और इस कंडीशन में जहाज का एल्टीट्यूड 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से लॉस होता है। यानी अगले सिर्फ 15 मिनटों में या तो जहाज एयरपोर्ट पर लैंड करेगा या फिर ओशन में गिरकर तबाह हो जाएगा। जब प्लेन का डिस्टेंस टरसेरा आइलैंड से सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया तो उस वक्त भी जहाज 6100 फीट के एल्टीट्यूड पर था,
लेकिन नॉर्मली इतने डिस्टेंस में जहाज का एल्टीट्यूड सिर्फ 3000 फीट होना चाहिए था। इस कंडीशन में अगर तो पायलट ने नोज डाइव करके अपना एल्टीट्यूड कम करने की कोशिश की तो इस कंडीशन में प्लेन की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और इस वजह से क्रैश लैंडिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से जहाज के पायलट ने जहाज को वहीं एक 360 का चक्कर लगवाया और ये चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो एयरपोर्ट से जहाज का डिस्टेंस उतना ही था जितना पहले था, पर जहाज का एल्टीट्यूड 4000 फीट तक ड्रॉप हो चुका था। ये एल्टीट्यूड अभी भी थोड़ा ज्यादा था, पर इतना ज्यादा नहीं कि एक और 360 राउंड लगाया जाए। इसलिए पायलट ने जहाज की पोजीशन रनवे की सीध में रखी और इसको चंद एस टर्न लगवाए। इसमें जहाज को अपना एल्टीट्यूड कम करने में मजीद मौका मिल गया। नॉर्मली हालात में लैंडिंग के वक्त जहाज के दोनों विंग्स के फ्लैप्स ऊपर रखे जाते हैं, जिससे ड्रैग पैदा होता है और इंजन थ्रस्ट भी बढ़ा दिया जाता है, जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है और लैंडिंग में आसानी होती है। पर फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसलिए ये लैंडिंग नॉर्मल लैंडिंग से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होने वाली थी। पायलट्स के पास प्लेन को लैंड करवाने का सिर्फ एक ही चांस था, या तो ये जहाज लैंड हो जाएगा या फिर एक बहुत बड़ा क्रैश होगा। आखिरकार प्लेन एक जोर के झटके से रनवे पर लगता है और जहाज के 12 में से 8 टायर फट जाते हैं। जहाज को रुकने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, पर फाइनली वो स्केट करता हुआ रुक ही जाता है। प्लेन रुकते ही उसके लैंडिंग गियर में आग लग जाती है, पर वहां मौजूद एयर क्रू मेंबर फौरन कंट्रोल कर लेते हैं। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वो पहला और आखिरी पैसेंजर प्लेन था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज्यादा देर हवा में ग्लाइड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जहाज के राइट इंजन में फ्यूल लीकेज के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस टीम ने जहाज का एक बहुत बड़ा पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट किसी और प्लेन का था और लूज फिटिंग की वजह से इसमें वाइब्रेशन पैदा हुई, जिसने करीब से गुजरती हुई फ्यूल लाइन में बहुत बड़ा क्रैक डाल दिया था और इस वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया।